गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 26 के माध्यम से उपसहसंयोजक यौगिक लेसन के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व तथा उस स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। संकुल यौगिकों में केंद्र धातु आयन और लिगेंड के जुड़ने से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अधिकांश संकुल यौगिक क्या होते हैं, अत्यंत स्थायी होते हैं। अब देखिए, संकुल यौगिक का जब निर्माण होता है तो धातु आयन जो है, केंद्र धातु आयन जो है, वो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करते हैं और लुईस अवधारणा के अनुसार लोन पेयर ग्रहण करने वालों को हम लुईस अम्ल कहते हैं। और इसी प्रकार लिगेंड लोन पेयर दान करते हैं और लोन पेयर दान करने वालों को लुईस अवधारणा के अनुसार हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार। इसका मतलब केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल है और लिगेंड लुईस क्षार है। तो इसका मतलब संकुल यौगिक के बनने की अभिक्रिया को लुईस अम्ल क्षार की अभिक्रिया के समान माना जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां एक संकुल आयन के बनने पर विचार किया है। Ma पॉजिटिव प्लस NLX नेगेटिव से संकुल आयन कौन सा बना है, MLNB पॉजिटिव। अब यहां M का मतलब धातु से है और A पॉजिटिव यानी धनावेश का मान है। A पॉजिटिव का मतलब उस धातु परमाणु पर धनावेश का जो मान है वो A पॉजिटिव है। इसी प्रकार L का मतलब लिगेंड से है और X नेगेटिव का मतलब ऋणावेश का मान है और N यहां पर उस लिगेंड की संख्या से है। और इसी प्रकार MLN इस संकुल आयन के ऊपर B पॉजिटिव जो है, B पॉजिटिव संकुल पर आवेश का मान है। और हम जानते हैं कि संकुल आयन पर लगा आवेश जो होता है वो संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े लिगेंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग से आता है। तो देखिए, ये B पॉजिटिव जो इस संकुल आयन पर लगा आवेश है, ये कैसे निकल कर आया है, केंद्रीय धातु आयन पर लगे आवेश और लिगेंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग से। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है, इस अभिक्रिया में साम्यावस्था की स्थिति भी आएगी और यदि साम्यावस्था की स्थिति आती है तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से हम इस अभिक्रिया के लिए स्थिरांक जो है वैल्यू K की वैल्यू वो निकालते हैं। तो वो इस प्रकार निकलेगी MLNB पॉजिटिव। चूंकि हम जानते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक का जब अपने मान निकालते हैं तो उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल ऊपर रखा जाता है और अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल नीचे रखा जाता है और उत्पाद या अभिकारक के अणुओं की संख्या को सांद्रता पदों के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहां MLNB पॉजिटिव, ये तो उत्पाद की सांद्रता को मैंने ऊपर रख लिया और अभिकारक यहां पर दो हैं, एक मेटल आयन और एक लिगेंड, तो उनको यहां पर नीचे रखा गया है। तो Ma पॉजिटिव इंटू LX नेगेटिव, और इस LX नेगेटिव की पावर क्या है, N, क्योंकि यहां पर लिगेंडों की संख्या कितनी है, N है। तो जो संख्या होती है उसको अपने अणुओं की संख्या को ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। तो ये मैंने इस अभिक्रिया के लिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का अनुप्रयोग कर एक स्थिरांक वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब इस स्थिरांक वैल्यू को यहां हम क्या बोलेंगे, K बोलेंगे। तो K जो है वो एक स्थिरांक है जिसे संकुल यौगिकों की अभिक्रिया के लिए क्या बोलेंगे, KS बोलेंगे। KS का मतलब स्थायित्व स्थिरांक से है। तो संकुल यौगिकों के बनने की अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थिरांक जो वैल्यू निकाली जाती है उसे साम्यावस्था स्थिरांक ना कहकर क्या बोला जाता है, स्थायित्व स्थिरांक, KS कहा जाता है, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो KS को यहां क्या लिखेंगे हम, स्थायित्व स्थिरांक। और स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा संकुल यौगिकों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो स्टूडेंट, आपने ये बात नोट कर लेनी है कि किसी भी संकुल यौगिक का जो स्थायित्व है वो किस पर डिपेंड करता है, Ks के मान पर। Ks का मान ज्यादा आएगा तो वो संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। जैसे यहां मैं दो संकुल आयन के स्थायित्व की तुलना करूंगा, एक ही केंद्रीय धातु आयन से बने दो संकुल आयनों के स्थायित्व पर चर्चा कर रहा हूं। सिल्वर आयन से बने दो संकुल आयन, पहला संकुल आयन लिया मैंने AgNH3 की होल टू 1 पॉजिटिव और दूसरा संकुल आयन लिया AgCN की होल टू 1 नेगेटिव। ये संकुल आयन जो है इसका नाम है डाई एमीन सिल्वर
फर्स्ट आयन, और इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान है 1.6 इंटू 10 की घात 7, और दूसरा जो है इसका नाम है डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, और इसके लिए जो Ks का मान है वो है 5.4 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पहले संकुल के लिए Ks का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर 7, यानी ये कम मान है इस संकुल की तुलना में। तो ये जो संकुल है सिल्वर आयन का डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, वो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन की तुलना में अधिक स्थायी है। तो हमें अगर दो संकुलों के स्थायित्व की तुलना करनी है और यदि Ks के मान हमें पता है, तो जिस संकुल के लिए Ks का मान अधिक होगा वो संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें Ks के मान दिए हो, तो पेपर में ये Ks के मान वगैरह तो नहीं दिए होंगे, तो फिर संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में कैसे पता लगेगा। इसका मतलब स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन कारकों को यदि हम सीख लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा संकुल किस संकुल से अधिक स्थायी होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में यहां 3 कारक मैं आपको मुख्य बताऊंगा स्टूडेंट्स। पहला कारक है धातु आयन की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति। दूसरा कारक लिगैंड की प्रकृति, और तीसरा कारक माध्यम की प्रकृति। अब देखिए पहला कारक जो है, इसमें 3 कारक मैं वापिस शामिल कर रहा हूं आगे। पहला कारक है आवेश, दूसरा त्रिज्या यानी परमाणु आकार, और तीसरा आवेश घनत्व यानी फाई। तो पहले कारक में अपने धातु आयन की प्रकृति में ये 3 कारक पड़ेंगे जो कि उपसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो आवेश, केंद्रीय धातु आयन जो है उस पर आवेश का मान अधिक होने पर उससे बना संकुल अधिक स्थायी होगा। जैसे यदि मेरे पास 2 आयन है केंद्रीय धातु आयन, एक फेरस और एक फेरिक, ये फेरस आयन और ये फेरिक आयन यानी Fe2+ और Fe3+। तो इन दोनों आयनों से बने संकुलों में एक समान लिगेंड होने पर, एक समान समन्वय संख्या होने पर, इन दोनों आयनों में से उस आयन से बना संकुल अधिक स्थायी होगा जिसमें आवेश का मान अधिक है। तो देखिए फेरस और फेरिक में से आवेश का मान यानी धनावेश का मान किस पर अधिक है, फेरिक पर। तो इसका मतलब फेरिक आयन का बना संकुल फेरस आयन के बने संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होगा। जैसे यहां 2 संकुलों के बनने पर विचार कर लेते हैं, एक फेरस आयन से और एक फेरिक आयन से। देखिए Fe2+ + 6Cn- से ये संकुल बनेगा FeCN6 4 नेगेटिव, और यहां Fe3+ + 6Cn- से FeCN6 3 नेगेटिव। तो यहां मैंने फेरस और फेरिक आयन से बने ये 2 संकुल आयन लिए। इन संकुल आयनों में कौन सा संकुल आयन अधिक स्थायी होगा। मान लीजिए आपसे अब पेपर में पूछ लिया जाए कि हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड आयन और हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन में से कौन सा संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन ये अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन पर लगा आवेश कितना है +3, और इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन पर लगा आवेश कितना है +2। तो धातु आयन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उससे बना संकुल अधिक स्थायी होगा। यानी केंद्रीय धातु आयन से समन्वय संख्या समान, एक समान लिगेंड जुड़े होने पर कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, तो जिस संकुल आयन में उस केंद्रीय धातु आयन पर आवेश अधिक होगा वो संकुल उसका अधिक स्थायी होगा। हालांकि इनके Ks के मान भी हैं, तो देखिए यहां इनके Ks के मान लिख देता हूं मैं। तो FeCN6
4 नेगेटिव। इस संकुल आयन का Ks का मान है 1.8 इंटू 10 की पावर 6 और दूसरे में FeCN63 नेगेटिव में संकुल आयन ये जो है इसके Ks का मान है 1.2 इंटू 10 की घात 31। तो देखिए Ks का मान किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए। हालांकि मुझे Ks के मान की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने स्थायित्व को रद्द करने वाले कारकों में यह चीज सीख ली कि केंद्रीय धातु आयन पर आवेश का मान अधिक होने से उसका वो संकुल उसके अन्य जिसमें केंद्रीय धातु आयन का आवेश कम है उस संकुल की तुलना में अधिक स्थायी है। तो फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन की तुलना में अधिक स्थायी है। अब चलते हैं दूसरे कारक पर जो है परमाणु आकार यानी त्रिज्या का। यदि केंद्रीय धातु आयन जो है उन पर लगा आवेश समान है परंतु उनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न है, यानी दो संकुलों की बात कर रहा हूं, दो संकुल ले रहा हूं ऐसे जिनमें कि केंद्रीय धातु आयन पर लगा आवेश समान है परंतु उनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न है। तो त्रिज्या भिन्न है तो जिसमें केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या कम है उसका संकुल अधिक स्थायी होगा, यानी संकुल यौगिकों का स्थायित्व जो है वो केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या यानी परमाणु आकार कम होने से उस संकुल का स्थायित्व अधिक होगा। यहां मैं कुछ संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या की बात कर लेता हूं जिनके आवेश एक समान है, जैसे मैग्नीज आयन Mn+2 Fe+2 CO2+ Ni2+ Cu2+। तो यहां देखिए ये एक समान आवेश के जो आयन ले लिए मैंने, परंतु अब इनकी त्रिज्या की बात करें तो इनकी त्रिज्या हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार जो है वो घटता है। इसका मतलब मैग्नीज आयन जो है ये आकार में बड़ा है और कॉपर आयन आकार में छोटा है। जैसे यहां कॉपर आयन का जो आकार है वो है एंगस्ट्रॉम में 0.69, ये कॉपर आयन का एंगस्ट्रॉम में आकार है और मैग्नीज जो सेकेंड आयन है उसका आकार जो है एंगस्ट्रॉम में कितना है 0.91। तो आवर्त सारणी में हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में कमी आती है। इसका मतलब कि यदि केंद्रीय धातु आयन पर आवेश समान भी है, दो संकुलों में यदि केंद्रीय धातु आयन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और उनके आवेश सेम है, परंतु हमें यह देखना है कि किस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या कम है। तो यदि कॉपर आयन, कॉपर सेकेंड आयन और मैग्नीज सेकेंड आयन से बने संकुलों में यह देखना है कौन सा संकुल अधिक स्थायी है, तो हम ये कह सकते हैं कॉपर सेकेंड आयन से बना संकुल मैग्नीज सेकेंड आयन से बने संकुल की तुलना में अधिक स्थायी रहेगा, क्योंकि स्थायित्व जो है वो धातु आयन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बात करते हैं तीसरे कारक की, वो है आवेश घनत्व। तो संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है वो केंद्रीय धातु आयन के आवेश घनत्व के समानुपाती होगा, यानी स्थायित्व समानुपाती आवेश घनत्व। और आवेश घनत्व क्या है? फाई है। और आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश बटा त्रिज्या, आवेश बटा त्रिज्या, यानी आवेश और त्रिज्या का अनुपात जो है उसे आवेश घनत्व कहते हैं। और जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या का मान घटेगा। इसका मतलब आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा। और संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व का मान बढ़ने से उससे बना संकुल अधिक स्थायी होगा। तो ये पहला कारक कंप्लीट होता है। अब अपने चलते हैं दूसरे कारक पर। दूसरा कारक है लिगेंड की प्रकृति। और लिगेंड की प्रकृति में पहला कारक यहां पर है आवेश, दूसरा त्रिज्या, तीसरा क्षारकता और चौथा किलेट प्रभाव। तो देखिए सेम वैसे ही जैसे हमने अभी केंद्रीय धातु आयन में आवेश की बात की कि उस पर लगा आवेश अधिक होगा तो संकुल अधिक स्थायी होगा, सेम वैसे ही
संकुल यौगिक का स्थायित्व जो है वो लिगेंड के आवेश के समानुपाती होगा, लिगेंड के आवेश के। तो लिगेंड पर जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसके लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसका मतलब उससे बना संकुल आयन अधिक स्थायी होगा। और दूसरी बात त्रिज्या की कर लेते हैं, लिगेंड जितना आकार में छोटा होगा उतना ही मजबूत प्रबल बंध बनेगा, यानी उपसंयोजक बंध बनेगा और वो लोन पेयर आसानी से दान कर सकेगा। तो लिगेंड की जो त्रिज्या कम होने से संकुल का स्थायित्व समानुपाती जो है वो लिगेंड की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक वैसे अब बात करते हैं क्षारकता की। लिगेंड जितना आसानी से लोन पेयर दान कर सकने वाला होगा उतनी उसकी क्षारकता अधिक होगी। जैसे Cn नेगेटिव और NH3 ये दो लिगेंड हैं, इनमें साइनाइड जो यानी साइनो लिगेंड जो है वो एमीन की तुलना में प्रबल क्षारीय लिगेंड है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से लोन पेयर दान करता है इसकी तुलना में। तो इसका मतलब यहां पर मैं दो संकुलाएं लेता हूं, Cu NH3 की होल फॉर 2 पॉजिटिव और एक संकुल लिया Cu Cn की होल फॉर 2 नेगेटिव। तो इन संकुलों में कौन सा संकुल अधिक स्थायी है? मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया कि इन दोनों संकुलों में कौन सा संकुल अधिक स्थायी है तथा क्यों, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों संकुलों में ये संकुल अधिक स्थायी है, यानी टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकेंड आयन टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन की तुलना में अधिक स्थायी है। और क्यों अधिक स्थायी है? क्योंकि इसमें साइनाइड लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी साइनो लिगेंड जुड़ा हुआ है, और साइनो लिगेंड की क्षारकता जो है एमीन लिगेंड की तुलना में अधिक है। तो क्षारकता अधिक होने से संकुल यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। अब बात करते हैं किलेट प्रभाव की। किलेट प्रभाव यानी किलेटी कारक लिगेंड से है, और हम ये इस चैप्टर के अंतर्गत जान चुके हैं कि किलेटी कारक लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड होते हैं, यानी एक दंतुर को छोड़ के, और जो कि 2 या 2 से अधिक उपसंयोजक बंधों से केंद्र धातु आयन के साथ जुड़कर वलय संरचनाओं का निर्माण करते हैं, और उन वलय संरचनाओं को किलेट वलय संरचना बोलते हैं, और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड या किलेटी कारक लिगेंड कहते हैं। और केंद्रीय धातु आयन समान होने पर, समन्वय संख्या समान होने पर, परंतु एक में एक दंतुर लिगेंड और एक में बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा होने पर बहुदंतुर लिगेंड से बना जो संकुल है वो एक दंतुर लिगेंड की तुलना से बने संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। जैसे देखिए मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं, NiNH3 की होल 6 2 पॉजिटिव और एक ये लिया NiEn की होल 3 2 पॉजिटिव। तो यहां जिस संकुल में किलेटी कारक लिगेंड उपस्थित होगा वो संकुल अन्य संकुल की तुलना में जिसमें किलेटी कारक लिगेंड नहीं है उसकी तुलना में अधिक स्थायी होगा। यानी केंद्र धातु परमाणु या आयन सेम है परंतु दो भिन्न प्रकार के संकुल हैं, तो उनमें कौन सा संकुल अधिक स्थायी है? जिस संकुल में किलेटी कारक लिगेंड उपस्थित है वो संकुल अन्य संकुल की तुलना में जिसमें कि किलेटी कारक लिगेंड उपस्थित नहीं है उसकी तुलना में अधिक स्थायी है। तो यहां हेक्साएमीन निकेल सेकेंड आयन की तुलना में ट्रिस एथिलीन डाइअमीन या ट्रिस एथिलीन 1,2 डाइअमीन निकेल सेकेंड आयन ये अधिक स्थायी रहेगा। क्यों अधिक स्थायी रहेगा? क्योंकि यहां किलेटी कारक लिगेंड उपस्थित है, यानी किलेट प्रभाव उपस्थित है। अब चलते हैं तीसरे कारक पर, माध्यम की प्रकृति। तो संकुल यौगिक जो होते हैं वो कौन से विलायक में अधिक स्थायी रहते हैं और कौन से विलायक में कम स्थायी रहते हैं, ये है माध्यम की प्रकृति। यदि माध्यम यानी जो विलायक है वो विलायक आयनिक लिया जाए तो आयनिक में जैसे जल, और हम जानते हैं जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सर्वाधिक होता है यानी लगभग 80। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैरावैद्युतांक गुणांक, और विलायकों के लिए पैरावैद्युतांक गुणांक का मान अधिक होने पर विलायकन जो पावर है वो अधिक होती है। तो इसका मतलब कि संकुल यौगिक जल में कम स्थायी होते हैं और जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें अधिक स्थायी होते हैं। यानी जल एक आयनिक विलायक है तो हम ये कह सकते हैं कि संकुल यौगिक जो है जल या आयनिक विलायकों में कम स्थायी है, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? अधिक स्थायी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अधिक होने से स्थायित्व कम होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अधिक
कम होने से स्थायित्व बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अगर अधिक है, जैसे जल के लिए अधिक है, तो उसमें संकुल यौगिकों का स्थायित्व कम है, और कार्बनिक विलायकों की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम होती है, इसलिए उनमें संकुल यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो स्टूडेंट ये है स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपनी बात कर लेते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत सीएफटी में सीएफटी की कमियों की। सीएफटी की कमियां, तो सीएफटी जो है उसमें मेनली 2-3 कमियां हैं। पहली कमी कि सीएफटी के अनुसार जो लिगेंड होते हैं वो ऋणावेशित कण माने जाते हैं, यानी लिगेंडों को ऋणावेशित कण माना गया है, और लिगेंड जो है ऋणावेशित वो स्पेक्ट्रो रासायनिक जो श्रेणी है उसके निचले क्रम पर आते हैं। हालांकि सीएफटी के अंतर्गत लिगेंडों को ऋणावेशित माना गया है, लेकिन वही लिगेंड ऋणावेशित जो है वो प्रबलता के क्रम में निचले स्तर पर आते हैं, तो ये इसकी कमी है। दूसरा कि जो धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो सह संयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति का ज्ञान इसमें नहीं हो पाता। और तीसरा कि प्रबल लिगेंड जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उनकी प्रबलता की सही व्याख्या भी सीएफटी नहीं कर पाता। तो ये सीएफटी की कुछ कमियां हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है इसी के साथ यहां कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा मिल सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।